ये पार्ट 2 वीडियो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। हम पार्ट 1 ऑलरेडी बना कर दे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ होगा। उसमें हम लोग यहाँ तक देखे थे, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि ट्रांसप्लांटेशन होते क्या है। उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसमें आइए। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देखिए हम लोग को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में देख रहे थे ना कि 1 बाय 1 स्टेप करके। जैसे फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, सॉइल को ये प्रिपेयर किए थे उसमें करने के लिए, और वही सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। कैसे हम लोग फूड, अलग अलग तरह का फूड खाते हैं ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रहे और हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाए, क्योंकि हम लोग को अलग अलग फूड से अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उसी तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स उन लोग किसको चाहिए था, सॉइल को चाहिए। और सॉइल क्या करता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो करवाने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट्स होता है हेल्दी होता है। सो सॉइल क्या प्रोवाइड करता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, ताकि अच्छे से उनका ग्रोथ हो सके। देखो कुछ एरियाज में क्या होता है, फार्मर क्या करता है, क्रॉप के बाद क्रॉप एक ही फील्ड में करते हैं। एक क्रॉप हुआ उसके बाद फिर सेम फील्ड में ही कर दिए, और उसको कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं ऐसे नॉर्मली, मतलब खाली नहीं छोड़ते हैं खेत को। ठीक है, इससे क्या होता है कि वहाँ का सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पुअर हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं होता, लूज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि उसमें मैन्यूर्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल को रिप्लेनिश कर सके सॉइल को, उसमें न्यूट्रिएंट्स को फिर से दोबारा ला सके। तो यही हमारा मैन्यूरिंग होता है। मैन्यूरिंग कहने का मतलब ये चीज कि सॉइल में हम लोग मैन्यूर्स को ऐड करते हैं सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से दोबारा आ सके, जो लॉस कर गया था। उसी प्रोसेस को हम लोग मैन्यूरिंग बोलते हैं। और मैन्यूर जो होता है ना, एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये कहीं मार्केट वगैरह से नहीं आती, इसको घर में ही खुद से तैयार किया जाता है। किस चीज़ से, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है ना, जैसे प्लांट्स में घर में बहुत सारे छिलका वगैरह, पिल्स वगैरह होते हैं ना, उसको रख दिया जाता है। या एनिमल्स का वेस्ट जैसे कि गाँव का डंग हो गया, ये सब एक जगह खुला जगह पे रख दिया जाता है, फार्मर उसको डंप करके। ठीक है, मतलब उसको गड्ढा खान कर कहीं पे रख दिया जाता है और कुछ दिन तक ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, और वैसे कि ये डंग वगैरह रहेगा तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। और वही कीड़े मकोड़े क्या करता है कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ये जो मटेरियल्स है, इसको कन्वर्ट कर देता है मैन्यूर में। ठीक है, और यही मैन्यूर फिर अगर हम लोग फील्ड में जाकर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ये क्रॉप्स होगा वो बेटर वे से हो सकता है। ठीक है, अच्छा होता है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक है, नॉर्मली हम लोग घर में इसको यूज़ की, इसमें किसी तरह कोई केमिकल्स नहीं यूज़ किया गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक बोला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स रिच केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होता है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग मैन्यूर की बात करें तो ऐसे बेसिकली देखोगे तो मैन्यूर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे इसमें किसी तरह कोई केमिकल मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा केमिकल्स मिक्स होने के कारण उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनके पास स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स में एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं। एनपीके मतलब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। कैसे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हमारे बॉडी को चाहिए। उसी तरह से ये सब जो है ना, ये सॉइल को चाहिए ताकि अच्छा से अच्छा क्रॉप्स हो सके। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया जिसको कैन बोलते हैं, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, ये सब फर्टिलाइजर्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप जाके खरीद के अपने खेत में भी डाल सकते हैं ताकि आपका खेत अच्छा से अच्छा हो। लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, इसमें केमिकल्स रहते हैं। ठीक है, और ये केमिकल्स के कारण क्या होता है कि ज़्यादा आप इसको ऐड करते हो तो आपका ये हार्म पहुंचाता है आपके क्रॉप्स को भी। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है पॉपुलर्स होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये इजी होता है उनको। क्योंकि अगर हम लोग मैन्यूर की बात करें तो मैन्यूर को बनने में टाइम लगता है, उसको ये खोजिए वो खोजिए, ऑर्गेनिक होता है। लेकिन ये आपका मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, कुछ तुरंत हम जाएँ खरीदें और तुरंत हम जाके खेत में उसको लगा दें, है ना? इसीलिए हम लोग को इसको फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम अवॉइड करें, ताकि इससे क्या होता है ना कि वाटर और सॉइल पॉल्यूशन हो जाते हैं। मतलब हमारा जो वाटर और सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर में पॉल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, इससे क्या होगा, फिर क्रॉप्स भी मर जाएँगे। सो इन सब बातों को हमको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ दोनों का डिफरेंशिएट बताया गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। देखो फर्टिलाइजर्स हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं,
ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें केमिकल्स ऐड होते हैं। लेकिन ये हमारा प्योर सब्सटेंसेस होता है, केमिकल्स होता है। इसको डंग से, कैटल का डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ठीक है, हम लोग का वेस्ट हो गया, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हम लोग घर में कुछ यूज़ करते हैं ना, छिलका वगैरह ये सब्जी काटने समय उसको यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स का वेस्ट हो गया, ये सब सारा चीज़। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग अपने फील्ड में प्रिपेयर करते हैं एनिमल्स का और प्लांट का वेस्ट से, ठीक है। फर्टिलाइजर्स ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, लेकिन अगर हम बात करें मैन्यूर्स को, तो मैन्यूर ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस मतलब कि प्लांट्स का, एनिमल्स वेस्ट, इसमें किसी तरह कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का वेस्ट, ये केमिकल इसमें ऐड रहते हैं। फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लेकिन इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेटर हमारा यही होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक है। ये सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का, इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन है, इससे किसी तरह कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ये अच्छा रहता है, इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि बनने में टाइम लगता है। अब देखो इसका कुछ एडवांटेज यहाँ दिया गया है कि इसका खासियत क्या है मैन्योर का। तो हम लोग तो जानते हैं कि मैन्योर हमारा कंसीडर किया गया था ये फर्टिलाइजर से बेटर, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक है। अब इसका कुछ ये क्या करता है कि सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, मतलब सॉइल में जब इसको हम डालेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ा देगा। अब जब सॉइल में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ये वाटर मिल पाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस मतलब थोड़ा सा हल्का, ये उसमें हल्का छेदा टाइप, गड्ढा टाइप बना देता है, ताकि क्या है कि इजीली वो ब्रेथ कर पाए, एक्सचेंज कर पाए गैस को। ये क्या करेगा कि माइक्रोब्स को भी बढ़ा देता है। माइक्रोब्स मतलब फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे कि आपका माइक्रो अर्थवर्म हो गई, ये सब सॉइल्स के लिए बेटर होते हैं ना। ये टेक्सचर सॉइल का अच्छा टेक्सचर मतलब कि इम्प्रूव कर देगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिच बना देता है और उसमें अच्छा से अच्छा क्रॉप्स हो सकता है। तो यही के लिए जो मैन्योर होता है ना, बेटर कंसीडर किया गया फर्टिलाइजर से, ये क्योंकि सॉइल को रिप्लेनाइज कर देता है। और दूसरा मेथड क्या है सॉइल को रिप्लेनाइज करने के, एक और मेथड इसके अलावा एक क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन होता क्या है, देखो इस मेथड में क्या होता है ना कि अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेटिवली लगाया जाता है। जैसे कि हम ये कुछ लेगुमस पल्सेस होते हैं, ठीक है, लेगुमस पल्सेस ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा। ये एक ऐसा पल्सेस होता है, जैसे कि लेगुमस पल्सेस में क्या होता है ना कि उसमें एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनका किसमें, उनका रूट्स में, उनका जड़ में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग राइबोजियम बोलते हैं, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है, हम लोग को क्या पता था कि एटमॉस्फेयर चाहिए किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिए किसको, सॉइल को, ठीक है, जो कि हमको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम ये फर्टिलाइजर्स को ऐड ना करें, हम चाहते हैं कि नॉर्मली ऐसा, तो लेगुमस प्लांट्स लगा दीजिए, पल्सेस होता है जिसमें राइबोजियम एक आपका बैक्टीरिया होता है जो कि उसका रूट्स में पाया जाता है। वो क्या काम करता है कि ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। लेगुमस हेल्प करेगा नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके, किसी तरह कोई केमिकल्स नहीं ऐड कर सके। देखो मैन्योर से क्या होता है ना, मैन्योर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए लेगुमस पल्सेस आप लगा दीजिए, उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की भी कमी दूर हो जाएगी, तो ऑर्गेनिक आपका क्रॉप्स हो सकता है। अब इरिगेशन, अब हमारा क्या आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी पटाना होता है, ठीक है। वाटर इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हो, कोई भी फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, या कुछ प्लांट्स है सीड्स का, उसको ग्रो करवाने के लिए प्लांट्स लगभग, हाँ, ये प्लांट्स जो होता है ना कि वाटर कैसे ऑब्जर्व करता है, रूट्स के द्वारा। प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, ये वाटर के साथ मिनरल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये भी ऑब्जर्व करता है। प्लांट्स लगभग 90% वाटर क्या करता है, कंटेन करता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें 90% वाटर होते हैं। वाटर प्लांट्स के लिए एसेंशियल होता है। कैसे, हमारे बॉडी में भी 70% वाटर होता है, उसी तरह से प्लांट्स के बॉडी में 90% वाटर पाए जाते हैं। देखो वाटर जो होता है ना कि एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि पानी के बिना ये जर्मिनेट नहीं कर सकते, ये चीज़ हम लोग को पता है। न्यूट्रिएंट्स को हम ये अगर न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, जैसे कि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको किसको चाहिए, प्लांट्स को। तो ये बिना पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, मतलब कि पानी के थ्रू ही क्या होता है, ऊपर जाता है सारा, प्लांट्स में रूट्स के जरिए वो जाता है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। वाटर क्या प्रोटेक्ट करता है जैसे कि अभी गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि ज़्यादा सन के कारण उसमें से पानी सूखते जाता है और
ये ट्रांसपिरेशन होते जाता है तो उसको रोकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में सूखेगा तो नॉर्मल मैनेज कर लेगा, ठीक है। इसीलिए प्लांट्स को वाटर चाहिए। जो सप्लाई होता है ना वाटर का, अलग अलग इंटरवल में दिया जाता है, उसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स को आप, जैसे कि आपके घर में क्रॉप्स लगे हुए हैं कोई भी किसी भी चीज़ का, ठीक है, पल्सेज है या चावल है कुछ भी, तो आप ऐसा नहीं कि दिन भर उसमें पानी पटाओगे, एक इंटरवल ऑफ टाइमिंग है, सुबह हो गया शाम हो गया, सुबह हो गया शाम, तो ये एक इंटरवल होता है। या 3 टाइम पटा रहे 2 टाइम, तो एक इंटरवल है, तो इसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। और जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होता है ना इरिगेशन करने के लिए, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है और सॉइल टू सॉइल भी वेरी करता है और सीजन टू सीजन। अब कैसे, जैसे कि आपका क्रॉप्स किस टाइप का है, कितना पानी चाहिए उस क्रॉप्स को, प्लस में सॉइल कैसा है, सॉइल का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है वाटर का। अगर अच्छा है वाटर कैपेसिटी तो कम पानी में भी काम चल जाएगा। अगर सीजन जैसे रैनी सीजन है तो रैनी सीजन में पानी पटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीका से क्या करता है, वेरी करता है। अब एग्जाम्पल में जैसे वीट को कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अलग अलग स्टेज में उसको हम वाटर देते हैं, ठीक है। ताकि हमारे जैसे समर सीजन में ज़्यादा तुरंत तुरंत हायर इंक्रीज होता है, एवोपोरेशन ज़्यादा होता है, इसके कारण समर सीजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पटाते हैं। हमारे कंट्री में होता है ना कि मेन सोर्स क्या है वाटर का, रेन है। रेन हमारा मेन सोर्स होता है, लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं। और दूसरा जो सोर्स होता है हमारा, वेल है, ट्यूब है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर है, डैम्स है, कैनल्स है, ये सब सब हमारे अदर रिसोर्स है, लेकिन मेन रिसोर्स हमारा वाटर ही होता है। उसी के थ्रू हम लोग डिपेंड रहते हैं सारा किसान। अभी जैसे मानसून पे ही डिपेंड है, जब मानसून आता है तब खेती करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो कुछ ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के लिए, मतलब जो सदियों से चला आ रहा है मेथड, जिससे हम लोग पानी पटाते हैं। अब देखो हम लोग जानते हैं कि वेल हो गया, लेक्स हो गया, कैनल में ये इसमें पानी अवेलेबल होते हैं, तो इसको लिफ्ट करके अलग अलग रीजन में हम लोग अलग अलग तरह का खेती में पटाते हैं पानी को, ठीक है। कुछ लोग कैटल को यूज़ करते हैं, बैल वगैरह को यूज़ करते हैं पानी पटाने के लिए। तो ये एक चीपर मेथड होता है, लेकिन इसमें कम एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसमें पैसा नहीं लगता है लेकिन मेहनत तो लगता ही है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखो अलग अलग सिस्टम दिया गया है कि इसमें देखो पानी यहाँ से लिफ्ट करके निकाल के यहाँ पे एक ऐसा पानी डाला जा रहा है, उस चारों तरफ खेत में चला जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोट बोल रहे हैं, पूले सिस्टम होता है पानी को खींच कर निकालना। दूसरा है राहत, इसमें क्या होता है कि ये पुल है, इसको चारों तरफ घूमते रहता है इन लोग ऐसे ऐसे राउंड राउंड, और ये वाला यहाँ वाला सिस्टम क्या है, घूमेगा, और इससे क्या होगा, पानी बाहर लिफ्ट आते जाएगा और पानी इस तरीका से आगे जाकर पट जाएगा। दूसरा सिस्टम आप देख रहे हो ढेकली होता है, इसमें ये यहाँ पे हैवी चीज लगाया हुआ रहता है और इसको नीचे में जाकर पानी किया तो आराम से ऊपर आ जाएगा, और फिर पानी इसमें डालते हैं लोग, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट जगह में पानी पड़ जाता है। ये भी एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि पानी को लिफ्ट किया जाता है रिवर पॉन्ड्स वगैरह में, जिसको हम लोग चैन पंप बोलते हैं, ओके। वो सब हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि लोग कम खर्च में यूज करते हैं। लेकिन अभी के डेट में हमारा मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। मॉडर्न मेथड, दो तरह का मॉडर्न मेथड यहाँ पे बताया गया है। एक आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। देखो ये इरिगेशन बेसिकली देखोगे कि तो इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स बिछाए गए हैं ऐसे ऐसे, है ना, और बीच में फुहारा लगाया गया है, ठीक है। बीच में फुहारा लगा है, चारों तरफ इस तरीका से पाइप है और बीच में परपेंडिकुलर पाइप। ये एक झरना के जैसा काम करता है, रोटेटिंग, यहाँ वाला जो होता है ना रोटेट करते इधर उधर घूमते रहता है। अब इसमें क्या है कि जो एक पाइप लाइन है जहाँ से एक पाइप जोड़ दिया गया होगा टंकी से, ठीक है, या डायरेक्टली मोटर से। अब जोड़ने के बाद यहाँ से जब पानी जाएगा तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आकर फुहारा जैसा, जैसे कैसे बारिश के थ्रू पानी पड़ता है, बारिश वाला पानी बहुत बेटर होता है ताकि सभी जगह अच्छे से पड़ जाता है। तो इसमें भी उसी तरह से ये घूमते रहता है, बारिश के जैसा चारों तरफ पानी को पटा देता है बढ़िया से। इसमें भी ज़्यादा पानी खर्च नहीं होता है, ठीक है, कम पानी में भी काम चल जाता है, ओके। तो ये एक अच्छा सिस्टम होता है। अब ये अनइवन लैंड में भी, अनइवन मतलब कि जहाँ पे प्लेन, जैसे कि ये इरिगेशन ये सब जो मेथड है कि ये इवन लैंड पे जो होता है ना, एक एक तरह से समतल लैंड होता है सीधा साधा, तो उसमें पानी इस पे पड़ा है। लेकिन इसमें अनइवन है, उखड़ खाबड़ है ना, तब भी पानी प्रॉपर वे से सभी जगह पट जाता है, ठीक है। और सैंडी सॉइल में भी ये काम कर जाता है। दूसरा मेथड आपका ड्रिप सिस्टम है। अब ड्रिप सिस्टम होता क्या, देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि इसमें वाटरफॉल्स जो होता है ना, इसका रूट्स में जाता है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है। मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली पानी, जिसमें पानी बचता भी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका रूट्स में चला जाता है। ये एक टेक्निक है जिसमें प्लांट्स हो गया, गार्डन्स हो गया, ट्रीज में इसमें पटाने में काम आता है। इसमें क्या होता है ना कि एक ड्रॉप भी इसमें वेस्ट नहीं जाता है पानी का, मतलब सभी पानी का यूज हो जाता है। ऐसे पाइप यहाँ पे बिछाए हुए हैं, इसका जड़ में बूंद बूंद पानी जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा है, डिफिशियंट रीजन में काम कर जाता है बढ़िया से। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स होते हैं क्या, देखो
वीड्स तो पहले हम बता दें कि ये एक नेचुरली प्लांट्स होता है जो कि ऑटोमेटिक, आप कोई भी खेती वगैरह करते हो तो वहाँ पे देखोगे घास वगैरह एक्स्ट्रा चीज ऐसे निकल जाते होंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। अब प्लांट्स है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ और निकलेगा ही। अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। या तो फिर जिसमें क्या क्या वीड्स में आ जाता है, अमरंथस हो गया, जगह छलाऊ हो गया, जाइव हो गया, वाइल्ड ओट हो गया, भतुआ हो गया, छेनोपोडियम हो गया, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स है किसका, वीड्स का। वीड्स को हटाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वीड्स को आप नहीं हटाओगे तो अब जैसे यहाँ पे सॉइल है, हम क्या बताए थे कि इसको स्पेस वाइज लगाया जाता है ताकि सब सॉइल्स को, सभी प्लांट्स को अच्छा से अच्छा पानी मिल सके और अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और अनवांटेड चीज़ बढ़ गया तो उसको भी अब वो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो भी हम लोग क्रॉप्स कर रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट्स को वो ले लेगा, तो प्लांट्स को अच्छा से ग्रो नहीं करने देगा क्रॉप्स को, तो इसीलिए इसको हटाना जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज ये पूरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होता है, सारा जो भी ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वही ले लेगा और फिर हमारा क्रॉप्स को बढ़ने नहीं देगा। उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेगा, स्पेस घेर लेगा, लाइट को नहीं आने देगा जिससे खाना अच्छा से बना नहीं पाएगा और हमारा क्रॉप्स को ग्रोथ नहीं होने देगा। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लोग इसको हटाते हैं। अब वीड्स को हटाने का प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं और वीडिंग बहुत नेसेसरी होता है, अदरवाइज ये हमारा पूरा कंप्लीट क्रॉप प्रोटेक्शन, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, स्पेस हो गया, लाइट हो गया, सबको यही ले लेता है और ग्रोथ नहीं होने देगा हमारे प्लांट्स को। वीड्स को हम लोग या तो टाइलिंग प्रोसेस, जो हम आपको बताया था, एक टाइलिंग प्रोसेस जिससे हटाया जाता है क्रॉप्स को लगाने से पहले, सीड्स को लगाने से पहले उसको हम ड्राई करते हैं और मिक्स हो जाता है सॉइल में, जैसे सुखा देते हैं, फिर सूखने के बाद क्या होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, हटाने के बाद, जड़ से कुबारने के बाद। तो हमको इसको हटाना होता है ताकि हम लोग फ्लावर और सीड्स को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। और मैन्यूल जो होते हैं ना, एक इसमें फिजिकल रिमूवल होता है जो कि हम लोग इसको कटिंग करते हैं, रूट्स के एकदम ग्राउंड के क्लोज से जाकर इसको कट करके हटाते हैं, टाइम टू टाइम हमेशा किया जाता है। ये एक खुरपी आता है जिसके थ्रू कटिंग करके हम लोग इससे हटाते हैं। देखो जैसे कि खुरपी इसी टाइप से रहता है, इसी टाइप से रहता है, उससे हम लोग कटिंग करके इसको हटा देते हैं। लेकिन ये मेथड होता है ना, थोड़ा सा आपको बार बार करना पड़ता है, एक केमिकल मेथड होता है, लेकिन उसमें हमको केमिकल यूज करना पड़ता है जो कि ऑर्गेनिक नहीं रहने देगा प्लांट्स को। तो इसमें कुछ केमिकल्स आते हैं जिसको हम लोग वीडिसाइड्स बोलते हैं, जैसे कि आप देखोगे 2,4-D हो गया, MCPA हो गया, अब बुटाक्लोर हो गया, ये सब ये आपका एक केमिकल्स हैं जिसको स्प्रे करने के बाद क्या करता है कि वीड्स को मार देता है, लेकिन आपका क्रॉप्स को हार्म नहीं पहुंचाता है। उसको मार देगा लेकिन आपका क्रॉप्स को हार्म नहीं पहुंचाता। तो अच्छा चीज़ है वो भी, लेकिन उससे क्या है कि केमिकल यूज़ कर ले रहे हैं। तो अब बेटर है कि आप खुरपी यूज़ करके उसको कटिंग कर दो। और प्लांट्स तो आप जान ही रहे कौन सा प्लांट्स है, कौन सा अनवांटेड चीज़ है वीड्स, तो आप कटिंग कर सकते हो। जो क्रॉप्स होता है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, हार्वेस्टिंग। अब तो हमारा सब क्रॉप्स वगैरह मैच्योर हो जाता है। जब आपका क्रॉप्स मैच्योर हो जाए, मतलब कि लगे कि नहीं अब ये हो गया है हमारा क्रॉप्स, तो अब उसको क्या करोगे, हार्वेस्ट करोगे, कट करोगे, ठीक है। तो ये लगभग 3 से 4 मंथ्स होता है सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में, ठीक है। सीरियल क्रॉप जैसे आपका धान वगैरह हो गया, तो इसको हम लोग कटिंग करते हैं, अब एक जगह रखते हैं, तो उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कटिंग करना और एक जगह रखना, हार्वेस्टिंग हो गया इस प्रोसेस को। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को ये ग्राउंड के क्लोज से इसको कटिंग किया जाता है, मतलब उखाड़ा जाता है। हमारे कंट्री में ये जो हार्वेस्टिंग होता है ना, इसको या तो हम लोग सिकल के थ्रू, ये इसके थ्रू कटिंग करके हटाते हैं, या तो एक मशीन आता है हार्वेस्टर, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। जब एक बार हम लोग हार्वेस्ट कर लिए, ठीक है, तो जो ग्रेन्स होता है ना, जैसे कि आपका ये आपका क्रॉप्स है, इसमें ग्रेन्स लगे हुए हैं, तो ये ग्रेन्स को हमको अलग करना होता है, दाना को अलग करना होता है इससे, ठीक है। तो दाना को अलग करने के लिए हम लोग को एक थ्रेसर की ज़रूरत होती है, सेपरेट करना पड़ता है। तो थ्रेसिंग करते हैं हम लोग उसको। थ्रेसिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको उसमें जो भी ये गेहूँ लगा हुआ है, जैसे मान कि ये आपका क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स का प्लांट्स है, ठीक है। अब इस क्रॉप्स का प्लांट्स में इसमें सीड्स लगे हुए हैं, तो इसके सीड्स को हटाना होता है ना, तो सीड्स को हटाना, इससे इसी प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। देखो थ्रेसिंग होता है, जैसे ये आपका दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो सीड्स लगे हुए हैं, है ना, तो इससे अलग करना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक थ्रेसिंग। तो अब देखो ये जैसे कि हम लोग ये थ्रेसिंग जो होता है ना, एक थ्रेसिंग तो एक कंबाइन हमारा एक मशीन आता है, ठीक है। थ्रेसिंग तो हम लोग नॉर्मली मैनुअली भी कर सकते हैं, अपने हाथ में लेकर स्टॉक को और ये पत्थर पे पटक कर, उससे भी सीड्स अलग हो जाते हैं, और जो पुआल बच जाता है, जो घास फूस बच जाता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन एक हमारा प्रोसेस होता है जो कंबाइन मशीन आता है, इसके थ्रू मशीन के थ्रू किया जाता है, जो कि कम टाइम में भी हो जाता है। इसमें दोनों हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों होता है। कहने का मतलब ये चीज़ कि
लोग क्या करते हैं कि ये जब होता है तो एक तो कटिंग भी होते रहता है और साथ-साथ सीड्स भी अलग होते रहता है। दोनों एक साथ काम हो जाता है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? कंबाइन। अब बात करते हैं विनोइंग की, तो विनोइंग कहने का मतलब ये चीज़ कि जैसे कि अब तो ग्रेन हम लोग अलग कर लिए, ठीक है? जो भी हमारा सीड्स था उसको अलग कर लिए। अब उस सीड्स में बहुत सारे हक्स पार्टिकल्स होते हैं, घास-फूस वगैरह होते हैं, जो कि एक तरह से अनवांटेड चीज़ होते हैं, हमारे लिए वो मतलब यूज़फुल नहीं होता है, तो उसको हमको हटाना होता है। तो विनोइंग एक प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि फार्मर ग्रेन को अलग कर लेते हैं शॉप से, ठीक है? इस मेथड में क्या होता है ना कि जैसे कि एक सूप में या कोई ऐसा चीज़ ऑब्जेक्ट में अपना सीड्स को उठाते हैं, ठीक है? और इधर कोई फैन वगैरह लगा देते हैं बड़ा-सा, या तो अगर हवा विंड अच्छा चल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऊपर हाइट से चढ़कर कोई पर्सन नीचे की ओर इसको पकड़ के गिराता है, और इसमें क्या होता है जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सीड्स होगा एक जगह जमा हो जाएगा, और जो घास-फूस होगा उड़कर दूसरे जगह चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये फ्रेश हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग विनोइंग बोलेंगे, ठीक है? अब फाइनल हमारा स्टेप क्या आ जाता है? स्टोरेज। स्टोरेज होता क्या है? देखो, स्टोरेज कहने का मतलब ये चीज़ कि फाइनली आपने प्रॉपर स्टोरेज ये कटिंग कर लिया, हार्वेस्ट कर लिए, ग्रेन्स को अलग कर लिया। अब उसके बाद क्या आता है कि अब उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, कैसे रखेंगे? ठीक है? तो प्रॉपर स्टोरेज क्रॉप्स को बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इतना मेहनत से करने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से हम उसको स्टोर नहीं कर पाएँ, तो फिर क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा और उतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो प्रॉपर अगर क्रॉप्स को आप लंबे समय तक रखना है, तो उसको सेफ रखना होगा हम लोग किस चीज़ से? मॉइस्चर से, मतलब नमी से, इंसेक्ट से बचाना होगा, रैट से बचाना होगा, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं उससे बचाना होगा। ठीक है? तो ये सब को हम लोग बचा कैसे पाएँगे? जो फ्रेश क्रॉप्स होते हैं ना, जो तुरंत-तुरंत होए रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, मतलब उसमें नमी ज़्यादा होता है। तो फ्रेशी हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर हम इसको बिना सुखाए, जैसे कि अब तो सीड्स वगैरह हो गया, अब बिना सुखाए हम उसको स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्बाद हो जाएगा। उसमें ऑर्गेनिज़्म अटैक कर देगा, ठीक है? तो अपना जर्मिनेशन कैपेसिटी नेक्स्ट टाइम हम उसको जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, सीड्स को हम लगा नहीं सकते हैं। तो इसको हमको इसके लिए क्या करना होगा? ग्रेन को पहले क्या करना होगा? अच्छे से सन में सुखाना होगा, ताकि उसका मॉइस्चर क्या है? पूरी तरह से खत्म हो जाए। इससे क्या होगा कि इंसेक्ट और फंगस नहीं लगेंगे, ठीक है? जब सूख जाएँगे तो। अब घर के लेवल में जब आप घर में इसको कैसे कर सकते हो? कहने का मतलब ये चीज़ कि ग्रेन्स को आप एक जूट बैग्स में, मतलब कि सुतरी का जो बोरा हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको इसको रखना है, और या तो फिर बड़ा-सा मेटेलिक बीन्स होता है, इसमें भी लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं। कॉमर्शियली अगर हम लोग ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में बात करें, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक सिलोज़ आता है बड़ा-सा ग्रेनरीज़, इसमें प्रोटेक्ट करके, ये देखो यही आपका सिलोज़ है, ये बड़ा-सा बनाया जाता है, इसी में लोग क्या करते हैं प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रखते हैं, तो उसका भी कुछ नियम कानून होता है ताकि पेस्ट से बचा रहे। ओके, जो बैग्स होता है ना, जो बोरा होता है, उसको अच्छे से स्टिच किया जाता है पहले, ठीक है? जो मतलब अच्छे से सिला जाता है, ताकि इधर-उधर कहीं मतलब ये होल टाइप ना रहे, उससे क्या होगा? ग्रेन्स गिरने लगेगा। जब हम सेक्स में रखते हैं, बोरा में रखते हैं, गोडाउन्स या ग्रेनरीज़ में, गोडाउन्स वगैरह बड़ा-सा गोडाउन्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको ये वॉल, जैसे ये वॉल है आपका, ठीक है? तो बोरा को आपको यहाँ रखना है, एक ल डिस्टेंस में कुछ इस तरीक़ा से मेंटेन करना है, ना आपको वॉल में सटाना है, ना ही बीच में आपको गैपिंग भी दे देना है, ताकि इससे क्या होगा कि एक तो पहले वॉल में हम नहीं सटा के रखेंगे तो क्या होगा? बारिश के दिनों में नमी आ जाती है वॉल में, आप देखे होंगे ये लीक करने लगता है पानी, तो उससे क्या होगा कि इधर बोरा में भी पानी आने लगेगा, तो ये मॉइस्चर इसमें आ जाएगा, फिर मॉइस्चर आएगा तो फिर ये खराब होने लगेगा। और बीच में जो गैपिंग देंगे हम लोग, तो गैपिंग से होता क्या है कि लोग पर्सन इधर-इधर रोम कर सकते, घूम सकते हैं और चारों तरफ देख सकते हैं, कहीं कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, जहाँ जो खराब होगा उसका बोरा को चेंज करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। कैपिंग देते हैं, जो पैसेज होता है हमारा, उस रास्ता दे देते हैं, जिसको हम लोग एलएस भी बोलते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि वो ईज़िली हम इधर-उधर मूव करके देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ग्रेन सही है या नहीं है, ठीक है? एज़ फार एज़ पॉसिबल, और जितना पॉसिबल हो सके हमको न्यू बैग यूज़ करना चाहिए, ठीक है? ताकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह ना हो, या मतलब किसी भी तरह का कोई डैमेज हो गया या कुछ महकने लगा, इस तरह का सा हम लोग को नया बोरा यूज़ करना चाहिए। अगर आप पुराना बोरा यूज़ कर रहे हो तो क्या करो, पहले उसको बॉयल कर दो, अच्छे से बॉयल कर दो, मतलब खौलते पानी में डाल दो और धो दो अच्छे से, और सनलाइट में उसको, ब्राइट सनलाइट में सुखा दो। इससे क्या होगा कि उसमें जो भी नमी वगैरह होगा खत्म हो जाएगा, और बोरा में जो भी इंसेक्ट वगैरह कुछ भी होगा, खराब होगा, तो प्रॉपर वे से ठीक हो जाएगा। और घर में आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आप जब रखे हो,
चाहिए सीड्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, तो उसमें आप ये नीम का पत्ता आप लगा दो, नीम का पत्ता डाल दो। नीम का पत्ता डालने से क्या होगा कि वो हमारा उस इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है और उसमें कीड़े मकोड़े लगने से दूर रहेंगे। मतलब सूखा हुआ नीम का पत्ता आप उसमें डाल दो चावल में। और कॉमर्शियली कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल उसमें डाला जाता है जो कि ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है केमिकल के थ्रू। ये कॉमर्शियली किया जाता है। अब देखो हम लोग अभी तक जितना पढ़ाई कर रहे थे सारा चीज़ हम लोग ये प्लांट से हमको जो भी फूड्स वगैरह मिला वो अभी हम लोग बात करेंगे एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है। तो देखो ऐसा नहीं कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि सिर्फ हमको प्लांट्स से ही खाना नहीं मिलता है, ठीक है, प्लांट्स के अलावा भी है जो कि हमको एनिमल्स, जो कि ये भी हमारा मेन सोर्स होता है फूड का। फर्स्ट तो मेन सोर्स है प्लांट्स, उसके बाद अगर बात करते हैं तो एनिमल्स भी हमारे लिए सोर्सेस हैं जिससे हमको फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि मिल्क हो गया, काऊ से मिलता है, हनी हो गया, बीज से मिलता है, एग्स हो गया, चिकन से मिलता है, और भी मीट वगैरह ये सब भी हम लोग खाते हैं ना। तो ये सब हमारा कहाँ से मिलता है? एनिमल से। एनिमल्स को पालते हैं लोग फूड आइटम के लिए, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रियरिंग करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं ताकि उनको अच्छा से केयर करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनको शेल्टर भी देते हैं घर रहने के लिए ताकि वो अच्छा से अच्छा दूध कर सके, या उनसे और भी बहुत सारा बेनिफिट होता है जैसे कि हम बताएंगे। और जो लार्ज स्केल में एनिमल्स को पाला जाता है ना, उससे कुछ फूड का प्रोडक्ट्स के लिए, उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री कहने का मतलब ये चीज़ कि एनिमल्स को बहुत जगह पर देखोगे लार्ज स्केल में पाला जाता है, बहुत ज़्यादा उनको अच्छे से केयर किया जाता है ताकि उनसे बहुत सारा फूड प्रोडक्ट मिल सके। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो जैसे कि लार्ज स्केल में फिश को किया जाता है उसको हम लोग पिशीकल्चर बोलते हैं, और लार्ज स्केल में हनी बीज को किया जाता है उसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। मतलब हनी बीज के लिए जो करते हैं ये हनी को ये पालते हैं तो उसको हमारा एपीकल्चर हो गया। फिश को पालते हैं जिससे उनको पैसा अर्न हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिशीकल्चर हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ सोर्सेस दिया हुआ है, एग्स का सोर्सेस कहाँ से है, मीट का सोर्सेस कहाँ से है, हनी का सोर्सेस कहाँ है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। और ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 देख कर ही इसको देखिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।